Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the another topic of class 10 biology. The topic is structure of nephron. In previous lectures, we have discussed in very detail the structure of kidney, the internal structure of kidney, in which we have studied that there is outer region, which is known as the renal cortex, and the inner renal medulla, and then the triangular shaped structure, which is known as pyramid, and then we have the pelvis, and then this pelvis is extended outward in the form of tube, which is known as ureter, and this ureter is open into the urinary bladder, and then from urinary bladder the urine is passed out through the urethra, right? So आज हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिटेल पढ़ेंगे. So what is nephron? It is the structural and functional unit of kidney, right? So each kidney contains about over 1 million of nephron. 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं हर किडनी में. सो ह्यूमन में हमारे पास 2 किडनी होते हैं, पेयर ऑफ किडनी हमारे पास लोकेट करते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या है? नाउ लुक एट दिस. हमने नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट? द फर्स्ट इज़ रेनल कॉर्पसल, अनदर वन इज़ रेनल ट्यूब्यूल. सो रेनल कॉर्पसल में हमारे पास ग्लोमेरुलस आता है एंड बोमेन कैप्सूल है, जबकि ट्यूब्यूलर रीजन में हमारे पास सारी ट्यूब्यूल्स आती हैं जिनको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब. सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है वो ओपन हो जाती है इनटू कलेक्टिंग डक्ट फाइनली. Now look at this. Here I have shown this area where this nephron locate. यहाँ पे हमारे पास रेनल कॉर्टेक्स से हमारे पास जो नेफ्रॉन है स्टार्ट होता है और एक्सटेंड करता है इन द मेड्यूला, राइट? सो यहाँ पे देखें कि इस रीजन को मैंने सर्कल में कर दिया. अब इसको एक्सप्लेन हमने यहाँ किया कि यहाँ पे ये नेफ्रॉन है और ये दरमियान में हमने कलेक्टिंग डक्ट बनाया है. सो एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ सो मैनी नेफ्रॉन्स अटैच होते हैं एंड दीज कलेक्टिंग डक्ट फाइनली ओपन इनटू द लार्जर कलेक्टिंग डक्ट, और लार्जर कलेक्टिंग डक्ट जो है वो इस पेल्विस रीजन में ओपन होती है एंड वहाँ से यूरिन जो है बॉडी से बाहर है. अच्छा, अब उसके बाद यहाँ देखिए ये आपके पास एक नेफ्रॉन है, इसी तरह ये आपके पास दूसरा है, ठीक है? सो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कॉर्टिकल नेफ्रॉन and another one is just a medullary nephron. Okay जी. So we have 2 basic type of neuron होती है, एक कॉर्टिकल कहते हैं और another one को हम कहते हैं जस्ट medullary nephron. अब ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये आपके पास किडनी के कॉर्टेक्स में लोकेट करता है, कॉर्टेक्स ऑफ किडनी, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ड्रा कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज किडनी, ठीक है, एंड दिस रीजन इज नोन एज कॉर्टेक्स. तो यहाँ कॉर्टेक्स में इसका ये हमारे पास ये नेफ्रॉन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स रीजन है यहाँ से ये किडनी आपके पास स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन. अब यहाँ हमारे पास ये जो नेफ्रॉन है इनका शॉर्ट लूप ऑफ हैनले होता है, ठीक है? तो इसका ये कॉर्टेक्स में हो गया, और दूसरा इसका डिफरेंस क्या है कि ये शॉर्ट हैनले है, इसका लूप ऑफ हैनले, राइट? अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे ये जो कॉर्टिकल जो हमारे पास वो है नेफ्रॉन है, तो ये आपके पास 70 to 80% हमारे पास ह्यूमन नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है? सो अंडर नॉर्मल कंडीशन ये क्या कहते हैं, दे फॉर्म अ डाइल्यूट यूरिन. तो नॉर्मल कंडीशन में हम यहाँ लिख भी लेते हैं डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं, राइट? On the other hand, we have justa medullary nephron. अब justa medullary nephron क्या है? So they have the renal corpuscle close to the junction of cortex and medulla. तो इसकी लोकेशन हमारे पास जहाँ पे ये देखिए, look at the diagram. For example, this outer region is the cortex और inner region आपके पास medulla. तो जहाँ पे cortex और medulla आपस में जंक्शन करते हैं, मिलाप करते हैं, यहाँ पे ये आपके पास मौजूद होते हैं, और इनका आपके पास लार्ज लूप ऑफ हैनले होते हैं एज कम्पेयर टू कॉर्टिकल लूप ऑफ हैनले, इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है? और ये जो है आपके पास इसका लूप ऑफ हैनले जो है ये आपके पास डीप इनटू मेड्यूला में डीप ऐसे लोकेट कर रहा है, ठीक है, इसका लूप ऑफ हैनले. सो
ये इस टाइप के जो आपके पास जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये बहुत रेयर होते हैं, और ये सिर्फ ह्यूमन में जो है अराउंड अबाउट 20 to 30% जो है कंस्टिट्यूट होता है उनका किडनी इन इस किस्म की नेफ्रॉन से। तो ह्यूमन के नेफ्रॉन जो किडनी है उसमें 20 to 30% ये इस टाइप के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, बाकी जो है 70 to 80% जो है वो आपके पास कॉर्टिकल वाले पाए जाते हैं। अच्छा, व्हेन ब्लड इज़ इन शॉर्ट सप्लाई, राइट, तो हमारे पास इंक्रीज वाटर रिटेंशन टेक प्लेस थ्रू दीज जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास था टाइप ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। नाउ मूव टुवर्ड द बेसिक टॉपिक, जो हमारे पास बेसिक टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने बताया कि रेनल जो नेफ्रॉन है हमारे पास उसके दो पार्ट्स थे, रेनल कॉर्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। तो रेनल कॉर्पसल को हमने मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, while the tubular region is divided into three basic parts: proximal convoluted part, loop of Henle, and distal convoluted part. राइट, नाउ लुक एट दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम के ज़रिए हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। सो रेनल कॉर्पसल हमारे पास क्या है, जिसमें हमने ये कप शेप स्ट्रक्चर, दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेन कैप्सूल। अब और यहाँ इसके अंदर आपको एक कैपिलरीज का जाल नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस बनता कैसे है? हमारे पास रेनल आर्टरी है, ठीक है। रेनल आर्टरी जो है फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसको कहते हैं आर्टीरियोल्स। अब वो आर्ट्रियोल जो इस बोमेन कैप्सूल में इंटर हो रही है, इसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, AFFERENT, एफेरेंट आर्ट्रियोल। अब ये जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है ये मज़ीद फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसको हम कहते हैं कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज रीजॉइन होंगी और ये आपके पास बनाएंगी इफेरेंट आर्ट्रियोल, और इफेरेंट आर्ट्रियोल इस बोमेन कैप्सूल से बाहर निकलती है। अब जो यहाँ एक पॉइंट है कि ये जो आप आर्टरी का तो डायमीटर बड़ा है, उसके बाद आर्ट्रियोल एफेरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर उससे थोड़ा सा छोटा है, एंड जो इफेरेंट आर्ट्रियोल है इसका डायमीटर एफेरेंट से भी छोटा है। अब इसका मकसद क्या है ये हम आगे फंक्शन में पढ़ेंगे। नाउ मूविंग अहेड हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है EFF वाला, ठीक है। इफेरेंट हमारे पास, ये पॉइंट कंफ्यूज नहीं होना, ये इफेरेंट आर्ट्रियोल है और ये एफेरेंट आर्ट्रियोल है। ये निकल के हमारे पास एक कैपिलरीज का जाल बना देता है इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ, ऑन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ, ये सराउंड द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ दिस नेफ्रॉन। तो ये जो आपके पास वो होता है, ये जो कैपिलरीज हैं ये इसने इस ट्यूबुलर पार्ट को सराउंड किया हुआ है। सो ये वाला पार्ट आपके पास होता है रेनल कॉर्पसल, जिसमें बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आता है, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा जो है ट्यूबुलर पार्ट, तो यहाँ से ये जो पार्ट है ये ओपन होता है, ठीक है, ये एक्सटेंड होता है, और ये आपके पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट, क्योंकि ये नज़दीक वाला हिस्सा है तो इसलिए हम कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आगे जाएगा जो आपका फिल्ट्रेट है, ये आपके पास यू शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनले। एंड देन यहाँ से ये जो मटेरियल है, ये यूरिन जो है वो आगे फर्दर जाएगा एंड दे विल कलेक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट, राइट। सो यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं इनके ये जो आपके पास इफेरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, ये जो जाल बिछा रही हैं इसके इर्द गिर्द, ये आगे फाइन ब्रांचेस में अगेन डिवाइड होती हैं, यानी कैपिलरीज बनाएंगी, और ये कैपिलरीज रिज्वाइन होके आपके पास रेनल वेन बनाता है। एंड रेनल वेन बना के ये जो आपके पास जो ब्लड है, ठीक है, जो इन कैपिलरीज में सर्कुलेट कर रहा है, तो वो आपके पास क्या होगा, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर होगा, एंड देन आपकी पूरी जो हार्ट में जाएगा, एंड देन हार्ट उसको जो है प्यूरिफाई करके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सो दिस इज़ हाउ ब्लड फ्लोज इन दिस ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो यहाँ पे एक और चीज़ कि ये आपके पास ये ट्यूब्यूल हमने ये बनाए, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक है, दिस इज़ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट, ठीक है, ये दिस वन इज़ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट। एंड यहाँ से ये जो लूप ऑफ हैनले है, सो यहाँ भी इसका जो यू शेप्ड है ये थोड़ा और नैरो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस पार्ट एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट। अब वो इसलिए कि यहाँ पे वाटर एंड NaCl की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। ये फिर हम लेटर ऑन आगे फंक्शन ऑफ जो यूरिन है हमारे पास, यूरिन फॉर्मेशन है, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है, उसमें हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे।
राइट. सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें हमने कहा कि इसके दो पार्ट हैं. द फर्स्ट पार्ट इज़ द रेनल कॉर्पसल, जिसमें बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस आते हैं. ठीक है. अब ये ग्लोमेरुलस आपके पास क्या है? इट इज़ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो किससे बनती है? रेनल आर्टरी की ब्रांचेस से, जिसको कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स. वो एफरेंट आर्ट्रियोल्स फाइन कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं एंड देन वो रीजॉइन होती हैं अंदर ही, और वो बनाती है इफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि इस बोमेन कैप्सूल से बाहर निकलती हैं और इस ट्यूबुलर जो पार्ट है इसके इर्द गिर्द सराउंड कर देती हैं. ठीक है. उसके बाद यही जो कैपिलरीज हैं, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड होके कैपिलरीज बनाएंगी एंड दीज कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर फॉर्म वेन्यूल्स एंड देन फाइनली दे फॉर्म अ लार्जर रेनल वेन. राइट. और जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके इंटर हो जाते हैं. ठीक है. ब्लड जो है वो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर हो जाएगा. सो ये जो ये पार्ट हो गया आपके पास रेनल कॉर्पसल. अनदर वन इज़ द रेनल ट्यूब्यूल, तो जिसमें हमारे पास आता है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट. देन दिस यू शेप स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज लूप ऑफ हेनले, एंड दिस वन इज़ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट, एंड दिस इज़ द कलेक्टिंग डक. सो एक कलेक्टिंग डक के साथ सो मैनी नेफ्रॉन्स अटैच हैं, और ये फाइनली जो हैं लार्जर कलेक्टिंग डक में ओपन होते हैं. एंड वो जो कलेक्टिंग डक है लार्जर जो है, वो आपके पास पेल्विस जो है रीजन में ओपन होगा. एंड पेल्विस ओपन होता है यूरिटर में, एंड यूरिटर ओपन होगा यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है ये यूरिथ्रा की फॉर्म में, यूरिथ्रा के थ्रू, ये भी ट्यूब है. ठीक है. यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से आउटसाइड हो जाएगा. होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेक्स्ट हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन है. ओके जी. नाउ मूविंग टूवर्ड द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि कैसे यूरिन जो है वो फॉर्मेशन होती है हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर, या इसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ किडनी. सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और पेपर में क्वेश्चन भी आता है. ये स्टेप वाइज आ जाएगा. ठीक है. या उसके स्टेप में से कोई एक स्टेप निकाल के दे देते हैं कि उसके बारे में लिखें, या फिर आपके पास पूरा फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में आता है. सो द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. राइट. तो इस यूरिन फॉर्मेशन को हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है. So the step is, number 1 is pressure filtration, number 2 is selective reabsorption, and the third one is tubular secretion. Now pressure filtration क्या है? इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं. So ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है. और इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, या हम कहते हैं जो वेस्ट मटेरियल कहते हैं, या आइंस वगैरह, ये सब्सटेंस जो हैं वो प्रेशर की मदद से जो है निकलते हैं बाहर कैपिलरी ग्लोमेरुलस से. ठीक है. सो यहाँ पे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को देखें, यानी जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं वो इसमें से निकलेंगी साइज़ के मुताबिक. जो स्मॉलर साइज़ हैं उन कैपिलरीज से पास हो सकते हैं, वो निकलेंगी. नाउ ये पाथवे चेक देख लें. ब्लड जो है वो इंटर होता है रेनल आर्टरी में, रेनल आर्टरी से किडनी में जाएगा, एंड दिस रेनल आर्टरी विल डिवाइड इनटू फाइन ब्रांचेस विच इज़ नोन एज आर्ट्रियोल. ये आर्ट्रियोल्स डिवाइड हो जाती हैं एफरेंट आर्ट्रियोल में, and then they will divide into fine branches which is known as capillaries, and then ये capillaries rejoin हो जाती हैं and they will form efferent arteriole, and this efferent arteriole again join, they will form renal vein, and then circulatory system में हमारे पास open होगा. उसके बाद देखिए, a renal artery carries blood to the kidney. the renal renal artery enter कर रही है blood को किडनी में, और renal vein जो है वो निकाल रही है. ठीक है. सो अब इस टॉपिक को हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे. अच्छा, अब जैसे ही यहाँ से ब्लड जो है प्रेशर के साथ रेनल आर्टरी से आर्ट्रियोल में इंटर हो रहा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर थोड़ा सा बड़ा है, एंड देन आगे ये जो फाइन ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो गया. ठीक है. तो हमारे पास ये जितना भी ये प्रेशर क्रिएट हो गया, मीन जितना नैरो कैपिलरीज होंगी उतना प्रेशर हाई होगा. ठीक है. सो अब ये जो ब्लड का जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. सो सिंपली वी कैन से दैट द प्रेशर कम्स फ्रॉम द ब्लड प्रेशर, दिस इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. अब जब ये प्रेशर यहाँ हाई हो गया, तो इसमें से कुछ जो चीज़ें हमारे पास वो लीक आउट होंगी. सिंपल जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें, एक पाइप है और उसमें आप छोटे छोटे होल कर लेते हैं. ठीक है. एक सुई से होल कर लें एंड प्रेशर के साथ वाटर इसमें से फ्लो करें, तो आप देखेंगे कि इसमें से बिल्कुल इस तरह
शॉवर करेगा, जो न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर जो है वो निकलेगा। तो सेम यहाँ भी इसी तरह होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमारे पास निकलेंगी उनमें से वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया होगा, ठीक है। एंड ये फिल्टर्ड आउट होंगी ग्लोमेरुलस से और कहाँ पे जाएंगी, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो आपके पास बोमेन कैप्सूल में इंटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें तो निकल गई, लेकिन इसमें ब्लड सेल्स नहीं हैं, वाइट ब्लड सेल्स नहीं है, रेड ब्लड सेल्स नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं हैं और ना प्लाज्मा प्रोटीन्स है, क्योंकि दे आर लार्जर इन साइज। तो वो इस कैपिलरीज से बाहर निकल नहीं सकती, तो वो अंदर ही ब्लड में ही रहेंगी, ठीक है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये फिल्टर मटेरियल जो है आपका यहाँ से निकल गया, इसको अब हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हो गया, जो यहाँ आ गया, फिल्टर होके आ गया। तो इसमें आपके पास क्या चीज़ें आ गई, सॉल्ट्स आ गए, कुछ विटामिन्स आ गए, उसके बाद ग्लूकोज आते हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम फॉस्फेट हैं, और वाटर एंड यूरिया एज वेल, right? So as the filtration take place due to the pressure of the glomerulus, so this is called glomerular filtration. So this regulate the volume of the body fluid as well as the level of many body substance. तो ये आपके body fluids को भी maintain करेगा और बहुत सारे substance को भी maintain करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था बी पार्ट, जो हमारे पास था फंक्शन। सेकंड पार्ट क्या है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब चीज़ें तो यहाँ से निकल गई, ठीक है, जिनमें सॉल्ट्स एंड मिनरल्स और जितनी भी चीज़ें थी, जो उसके स्मॉल पार्टिकल्स थे, और वो निकल आए ब्लड से और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया। अब यहाँ होगी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, राइट। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में ये जाएगा, इन ट्यूब्स में, ठीक है। और इन ट्यूब्स को सराउंड किसने किया है, कैपिलरीज ने। सो इन दिस स्टेप 99% आपके पास 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। सो यहाँ से ये मटेरियल जो है आपके ब्लड कैपिलरीज में इंटर होगा, अंडरस्टैंड। सो जो चीज़ें निकल गई और बॉडी को स्टिल ज़रूरत है, लाइक कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ वाटर हैं, ठीक है, ग्लूकोज इवन चाहिए, तो यहाँ से ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा दोबारा से इन कैपिलरीज के अंदर, राइट। सो ये जो कैपिलरीज हैं इनमें हमारे पास कुछ सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ ग्लूकोज भी हो सकते हैं, एंड वाटर भी हमारे पास रीअब्जॉर्ब होगा, राइट। एंड कुछ हमारे पास अमाइनो एसिड, वाइटामिन्स जो ज़रूरत है, ठीक है, जो बॉडी को ज़रूरी है, तो वो रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। सो अब ये रीअब्जॉर्प्शन जो सॉल्ट की है, सॉल्ट जो है वो रीअब्जॉर्ब होंगे थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जबकि वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए होगी, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं, जिसमें ये ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए उनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब यहाँ देखिए ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड जो पार्ट है, इसमें आपके पास किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है। सो वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे ज़्यादातर एब्जॉर्ब होंगे, वाटर एंड ग्लूकोज। सो ये रीअब्जॉर्ब होंगे कहाँ पे, इनटू द ब्लड कैपिलरीज की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से ये आपके पास फिल्ट्रेट जो है नाउ ये फ्लो कर रहा है आपके पास कहाँ पे आता है, लूप ऑफ हैनले में। अब लूप ऑफ हैनले में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये चूँकि डाउनवर्ड जा रहा है तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ये यहाँ मैंने शो किया। तो यहाँ डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में हमारे पास ज़्यादातर किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की। जैसे फिल्ट्रेट आगे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हैनले है, यहाँ पे आपके पास NaCl की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। सो सॉल्ट आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाइल द वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, ये आपने जहन में रखना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से जो फिल्ट्रेट है मूव होता है एंड ये जाता है आपके पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट है। सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट अगेन अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ये चीज़ें आपने इस तरह डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ खुद भी याद करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन वाटर की दोबारा हो रही है क्योंकि बॉडी को वाटर ज़्यादा चाहिए। अब इसी तरह अगर ये बॉडी से निकलता रहा वाटर जो है तो आपकी बॉडी जो डिहाइड्रेट हो जाएगी, लेकिन किडनी या नेफ्रॉन ने ये देखना भी है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को भी देखना है।
अगर न्यूट्रिएंट्स या सॉल्ट चाहिए तो वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर वापस बैक टू योर बॉडी या बैक टू योर ब्लड जाएगा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर थ्रू दिस डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट एंड दिस कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से ज़्यादातर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन और द फंक्शन ऑफ किडनी इज़ द ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन हमारे पास क्या है, यहाँ से चीज़ें तो पास हो गई, ठीक है। अब क्या है कि when useful materials are reabsorbed from the glomerular filtrate into the blood, ठीक है। So some waste material, अब वेस्ट मटेरियल में हमारे पास लाइक आते हैं हाइड्रोजन आयंस हैं, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, पोटाशियम है एंड यूरिक एसिड। दे आर अगेन एडेड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू दिस ट्यूबुलर सेक्शन, ठीक है। तो इन ब्लड कैपिलरीज से अगेन ये चीज़ें ट्यूबुलर सेक्शन में जाएंगी। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाट ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्योंकि ट्यूब्यूल के अंदर इंटर हो रही हैं। सो दिस स्टेप इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो अब ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, दिस इज डन टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड। अब ब्लड का पीएच आपके पास क्या है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, आपके पास है 7.35 से 7.45, ये पीएच ऑफ ब्लड है। और साथ साथ यूरिन के पीएच को भी मेंटेन करना है। अब यूरिन का पीएच क्या है आपके पास, यूरिन का पीएच है 4.8 से 7.5। तो इन दोनों के पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारे पास थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में, जो क्या है ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि जो फिल्ट्रेट है जो आपके पास ट्यूब्यूल्स में मौजूद है, यहाँ से ये ट्यूब्यूल से होके आ गया, नाउ वी कॉल इट व्हाट, यूरिन। उसके बाद ये जो यूरिन है ये कलेक्टिंग डक्ट में इंटर हो गया, ठीक है। एंड देन ये आपके पास पेल्विस में ओपन होगा एंड देन पेल्विस से आपके पास जाएगा यूरेटर में एंड यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में एंड देन यूरिनरी ब्लैडर से जाएगा यूरेथ्रा के ज़रिए बॉडी से बाहर। अब यहाँ पे ये जो सारा प्रोसेस आपके पास हो गया, सो ये आपके पास अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स होता है, राइट। तो उससे पहले ये जो हमने पढ़ा था कि परमेबिलिटी ऑफ ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये आपके पास यानी ये जो वाटर की एब्जॉर्प्शन कर रहा है और भेज रहा है, सो ये डिपेंड करता है नीड पे, ठीक है। हॉट डे है या कोल्ड डे है, तो अगर हॉट डे है तो लिटिल वाटर जो है हमारे पास, आपके पास अगर बॉडी में लिटिल वाटर है तो परमेबिलिटी जो है कलेक्टिंग डक्ट की इंक्रीज़ हो जाती है ताकि वो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करे एंड कैपिलरीज को दे, ब्लड के अंदर एंटर करे, ठीक है। तो आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है। लेकिन कोल्ड डेज में हमारे पास क्या है कि इट प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि परमेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है एंड डिक्रीज वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी होती है इनटू द ब्लड। सो आपके पास क्या है, यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। सो ये जितना भी हमारे पास ये जो प्रोसेस है, ये जो हमने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा, ठीक है, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो है, तो ये अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स हैं। सो सम ऑफ द हार्मोन्स विच सिग्नल द ट्यूब्यूल्स, ठीक है, टू अल्टर द रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन रेट, ठीक है। सो ये जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं इनको हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं ताकि होमियोस्टेसिस जो है वो मेंटेन रहे। अब इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ओके जी। तो हार्मोन्स हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है, और इसको सिक्रीट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपके वाटर बैलेंस को मेंटेन करेगा, बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करेगा। उसके बाद दूसरा हार्मोन है हमारे पास एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन जो है आपके पास ये किडनी है, इसके ऊपर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ग्लैंड होते हैं जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो उसका जो कॉर्टेक्स रीजन है और मेड्यूलर सिक्रीशन रीजन जो है आपके एड्रिनल ग्लैंड का, तो वो भी अलग से सिक्रीशंस करते हैं, ठीक है। तो उनमें से ये हमारे पास जो है एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन कहलाता है, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। यानी हमारे पास ये किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसके दो पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन, और ये क्या मेंटेन करेगा, आपके बॉडी का सोडियम एंड पोटेशियम
इन द ब्लड। उसके बाद थर्ड हमारे पास है पैराथायराइड, थायराइड। अब पैराथायराइड क्या करता है, ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट को बैलेंस करेगा इन द ब्लड। सो ये तीन हम इसके अलावा और भी हमारे पास हार्मोन्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं बैलेंसिंग में, ठीक है। और ये उनमें से 2-3 जो है जो मेजर वाले हैं वो हमने डिस्कस कर दिए। नाउ मूविंग टूवर्ड द कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या है यूरिन की हमारे पास, उसमें 95% वाटर है, 9.3% यूरिया, क्लोराइड आइंस जो हैं 1.87 ग्राम पर लीटर एंड सोडियम आइंस जो हैं वो हमारे पास 1.17 ग्राम पर लीटर है, पोटाशियम आइंस जो हैं वो 0.750 ग्राम पर लीटर एंड अदर आइंस एंड कंपाउंड जो हैं वो वेरिएबल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। और एवरेज एडल्ट में हमारे पास तकरीबन 1.4 लीटर जो है पर डे जो है वो यूरिन की प्रोडक्शन है। इतना वॉल्यूम जो है यूरिन प्रोड्यूस होता है एक मैच्योर पर्सन में, या हम कह सकते हैं कि एवरेज एडल्ट में। होप यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। सो बेसिक इसके दोबारा हम रिकैपिटुलेशन कर लेते हैं इस टॉपिक का कि हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हर एक स्टेप को हमने डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।